रिकॉर्डिंग भी मैंने ऑन कर दी है। अच्छा जी। अच्छा, ये जो है ना, मैंने जो है स्क्रीन के ऊपर आपके पास आपको ना एक लेसन शेयर की है, ये जो ना जो अभी तक हमने जो पढ़ा हुआ है, उसके बाद उसके बारे में मैंने शेयर किया हुआ है, ताकि जो है वो आपको अंदाज़ा हो जाए कि यहाँ पे हम लोगों ने कितना अभी तक जो है वो पढ़ा हुआ है। ठीक है? ये जो है, ये जितने भी जो भी लेसन उन्होंने पढ़े हुए हैं, ये सारे के सारे आपको ये मैंने बता दिया शुरू के अंदर हमने, यानी इसमें शुरू में लिखा हुआ है सिलेबस कोड फॉर 101 और 111। ये तकरीबन थोड़ा-सा 111 जो है ये बीएस ज़ूलॉजी वाले स्टूडेंट हैं, और 101 वाले जो हैं ये आपका इस्लामियत वाले का बीएस इस्लामियत के हैं। क्योंकि आज का जो लेसन था वो आपका सिर्फ़ इस्लामियत वालों का था, क्योंकि वो जो जो आपने जो टॉपिक अब नए हमने पढ़ने हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है ना वो इनके हैं, आपके इस्लामियत वालों के, वो बीएस ज़ूलॉजी वालों ने नहीं पढ़ने। इस वजह से जो है वो मैंने जो है वो उनको आज उनकी क्लास जो है वो उनको कहा था कि आज की आपकी क्लास जो है वो नहीं होगी, और ये जो है ये इनकी जो है वो आप लोगों की जो है क्लास जो है वो इस्लामियत वालों की होगी। अब इस पे अगर आप इसमें देखें, शुरू में जो मैंने स्क्रीन पे शेयर किया हुआ आपको, वो आपको ये नज़र आ रहा होगा। उसके ऊपर लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट कोड 101, आपको ये नज़र आ रहा होगा, और इसके अंदर जो है ये आप देख रहे हैं कि इसके अंदर हमने शुरू के अंदर जो चीज़ें डिस्कस की थी वो हम शुरू देख रहे हैं। इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग के बारे में बात की थी। इसके अंदर जो टॉपिक हमने डिस्कस किए थे, वो थे इलेक्ट्रॉन के बारे में डिफरेंस जो है वो इसमें इसकी एग्ज़ाम्पल थी, टाइप थी, प्राइमरी, सेकेंडरी डाटा था, कन्वर्सेशन का था। हमने कहा था कि डाटे को फ़ील्ड में कन्वर्ट करते हैं, फ़ील्ड को रिकॉर्ड में, और रिकॉर्ड को जो है बेसिकली फ़ाइल में कन्वर्ट होती हैं, और फाइलें अल्टीमेटली किसमें कन्वर्ट होती हैं? डायरेक्टरी के अंदर। और फिर इसको रिवर्स टॉपिक भी हम कर सकते हैं, डायरेक्टरी के अंदर फाइलें होती हैं, और फाइलों के अंदर रिकॉर्ड्स होते हैं, और रिकॉर्ड्स के अंदर फ़ील्ड होते हैं, और फ़ील्ड के अंदर जो है बेसिकली डाटा होता है। तो डाटा जो है ये एक बेसिक चीज़ है। फिर डाटा गैदरिंग टेक्नीक हमने इसमें बात की थी कि डाटा गैदरिंग टेक्नीक जो है वो कौन-सी उसमें होती है। ठीक है? उसके बाद इसमें अगर आप इसमें देखेंगे, तो इसके अंदर जो है हमारे पास जो है ये इसके कन्वर्शन यूनिट हमने इसकी बात की थी, कन्वर्शन यूनिट कौन से होते हैं। ये हमने बिट और बाइट के बारे में कहा था कि इसके अंदर जो है वो 1 और 0 जो है ये बिट कहलाते हैं। उसके बाद इसके अंदर ये 8 बिट्स जो हैं वो मिलकर एक जो है वो आमतौर पर 1 बाइट जो है बनता है। ठीक है? उसके अलावा 1024 बाइट जो है मिलके 1 किलो बाइट जो है ये बनेगा। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद इसमें प्रोसेसिंग के बारे में हमने बात की थी, काइंड ऑफ प्रोसेसिंग की बात की थी। हमने कहा था मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक है, फिर उसके अलावा इसमें मैनुअल प्रोसेसिंग थी, और प्रोसेसिंग साइकिल और एक्सटेंडेड प्रोसेसिंग साइकिल बात की थी, जिसमें डाटा आपका कन्वर्ट होके इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है, तो वो आपका प्रोसेसिंग साइकिल कहलाता है। यानी पहले डाटा होगा, फिर डाटे को हम जो भी स्टेप्स लेंगे उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए उसको प्रोसेसिंग साइकिल कहते हैं, और उसको अगर हम सेव भी कर लें तो उसको फिर हम कहते हैं जी एक्सटेंडेड डाटा प्रोसेसिंग साइकिल है। फिर हमने यहाँ पे कहा था कि व्हाट इज़ इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन क्या होती है, उसकी काइंड्स पढ़ी थी हमने, उसकी किस्में, जो डाटे की किस्में होंगी वही इन्फॉर्मेशन की किस्में होंगी, और डिफरेंस बिटवीन डाटा इन्फॉर्मेशन, ये सवाल अमूमन आपको शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में इम्तिहान में आता है। फिर उसके बाद हमने कहा था बेनिफिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या होते हैं, डिसीजन मेकिंग के अंदर उसको हम जो है वो क्या इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके अलावा हमने कहा था कि जो इन्फॉर्मेशन में से कोई ख़ास चीज़ निकलती है, क्योंकि डाटा तो आपका बहुत ज़्यादा होता है ना, उसको बल्क में होता है। लेकिन इसके बाद हम जो जो आपका ये वाला जो होता है इन्फॉर्मेशन, ये आपकी बड़ी प्रीप्रिसाइज़ होती है, बड़ी थोड़ी होती है, और इसमें इसके ज़रिए हम आम तौर पर फैसला साज़ी कर सकते हैं। इसके अंदर जो डिसीजन मेकिंग के अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं। फिर हमने आईटी की बात की, आईटी क्या होती है, आईटी की डेफ़िनेशन हमने की, बेनिफिट ऑफ आईटी की हमने कहा था, इसमें ग्लोबल विलेज क्या है, डिजिटल कन्वर्जेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वेब डेवलपमेंट है, एनिमेशन करते हैं, ई-कॉमर्स है, एम-कॉमर्स है, और एन कंप्यूटिंग, ये सारे इसके बेनिफिट्स ही होंगे जितने भी हैं। कल हम आपको कोशिश करेंगे इसकी एक असाइनमेंट दे दें, ताकि आपको जो है उससे वो कुछ नंबर भी आपको मिल जाएँ इसके सिलसिले में। आईसीटी की जो है वो ये जो इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी थी, ये भी इसमें आपने इसमें देखा था कि ये जो इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए जो डाटा हम सेंड करते हैं, वो आईसीटी बेसिकली कहलाता है। ये आपकी बुक पे भी एग्जाम्पल के तौर पर है। फिर हमने यहाँ पे कहा था कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर होता क्या है? तो हमने यहाँ पे कहा था कि कंप्यूटर एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डाटे को लेती है और डाटे को प्रोसेस करती है अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन,
बुक पे डेफिनेशन इसकी लिखी हुई है, इसमें घबराएँ नहीं कि वो डेफिनेशन ही मिलेगी। तो यहाँ पे आपको व्हाट इज़ कंप्यूटर की जब हम डेफिनेशन करेंगे, तो उसके अंदर हमने कहा था कि कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो कि डाटे को यूज़र से लेती है, प्रोसेस करती है अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन और उसको जो है वो प्रोसेस करने के बाद उसका रिज़ल्ट जो है आउटपुट के ऊपर वो आता है, नज़र आता है आपको। ये चीज़ जो है ये आपकी कंप्यूटर थी और हमने कहा था कंप्यूटर के बुनियादी तौर पर 2 पार्ट्स हैं इसके अंदर। पहला पार्ट जो होता है वो उसको हम आम तौर पर हार्डवेयर कहते हैं और दूसरे पार्ट को हमने क्या नाम दिया था सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर जो है ये आप कंप्यूटर का वो पार्ट होता है जो कि फिजिकली विजिबल हो, टचेबल हो और पोर्टेबल हो। यानी ये पार्ट जो है वो कंप्यूटर का वो पार्ट वो इसको हम आम तौर पर हार्डवेयर कहते हैं। फिजिकली जो आपको नज़र आ रहा हो, जिसको हम पकड़ सकते हो, छू सकते हो, उसको जो एक जगह से दूसरी जगह पे उठा के ले जाएँ, ये आपका हार्डवेयर कहलाता है। और सॉफ्टवेयर के बारे में हमने कहा था कि सॉफ्टवेयर बुनियादी तौर पर वो प्रोग्राम होता है जिसको जो है जो कि आम तौर पर कंप्यूटर के अंदर चलता है। कंप्यूटर के अंदर चलने वाले जो प्रोग्राम्स होते हैं वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है? उसके बाद अब देखें इसके अंदर जो है वो हमने जो है बात की थी प्रोग्राम की कि व्हाट इज़ प्रोग्राम। तो प्रोग्राम जो है ये हमने बताया था कि बेसिकली ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, हदायत का मजमू है जो कि आम तौर पर जिसको हम आम तौर पर सॉफ्टवेयर कहते हैं। सेट ऑफ प्रोग्राम यानी वो प्रोग्राम जो है क्या होगा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हदायत का मजमूआ। तो ये हदायत का मजमूआ जहाँ पे जब हम इकट्ठा कर लें तो ये प्रोग्राम बनता है। तो यहाँ पे फिर हमने एक बताया कि उसमें हु इज़ प्रोग्राम, प्रोग्रामर कौन होता है? तो जो बंदा जो है प्रोग्राम को डिज़ाइन करता है, वो जो उसको लिखता है, उसको जो है वो चेंज करता है, उसको डिबग करता है, उसके अंदर से गलतियाँ निकालता है, उसको सेव करता है, ये प्रोग्रामर कहलाता है। ठीक है? यानी कि कंप्यूटर एक्सपर्ट बेसिकली होगा ये बंदा, लैंग्वेज को जानता होगा, ज़बान को जानता होगा कंप्यूटर लैंग्वेज को और उसके बाद उसको वो लेके चलेगा। उसको हम आम तौर पर जो है वो क्या कहते हैं, प्रोग्रामर कहते हैं। टाइप ऑफ प्रोग्राम के अंदर हमने कहा था टाइप ऑफ प्रोग्राम जो है ये 2 तरह की होती हैं, आम तौर पर जनरली तौर पर इसके अंदर अगर टाइप्स देखेंगे तो प्रोग्राम जो है 2 तरह के होते हैं। एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और दूसरा जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका वो होगा जो कि यूज़र की ज़रूरत के मुताबिक बनाया जाए। ये चीज़ जो है ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। और उसके अलावा सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका वो सॉफ्टवेयर होगा जो कि जो है कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, कंप्यूटर की ज़रूरियात के मुताबिक बनाया जाएगा। तो उसके मुताबिक उसको हम क्या कहेंगे जो है वो उसको हम आम तौर पर कहेंगे कि ये वो सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर की ज़रूरियात के मुताबिक बताया गया है। यानी कंप्यूटर के अंदर जो भी काम हो रहे हैं सारा का सारे जितने भी हैं वो सारे के सारे वो चीज़ें हैं वो कंट्रोल करेगा। इसको हम आम तौर पर सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि जो सिस्टम को कंट्रोल करेगा ये आपका जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो कहलाता है इसको। इसको कहते हैं ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है? उसके बाद जो है अगर आप इसमें देखें तो हमने बात की थी कि कंप्यूटर के फ़ायदे, करैक्टर ऑफ का कंप्यूटर जो है कौन-कौन से हैं। तो करैक्टर की जब हमने बात की थी तो हमने कहा था ये इसकी खसूसियात होती हैं। नंबर 1 इसके अंदर क्या होगा स्पीड उसमें होगी। कंप्यूटर स्पीड के साथ काम करेगा। ये भी पूरी जो है वो आपकी बुक के अंदर डिटेल के साथ वो सारा चीज़ लिखी हुई है। फिर उसके बाद हमने कहा था कि उसके अंदर जो भी काम करेगा वो एक्यूरेसी के साथ उसने करना है। फिर हमने कहा था कि उसके अंदर एक्यूरेसी क्या दुरुस्तगी यानी उसने गलती के चांसेस उसके अंदर जो है इंतहाई कम होते हैं। गलती नहीं करता कंप्यूटर जो है इसको हम कहते हैं एक्यूरेसी। कि उसको गलत डाटा देते हैं तब वो तो गलती कर सकता है। उसमें जो लेकिन जो अगर उसको दुरुस्त डाटा देंगे तो फिर वो कहेंगे जी ये जी गलती कर रहा है, ये नहीं हो पॉसिबल है। कंप्यूटर जो है बिल्कुल सही तरीके से वो काम जो है वो करेगा। और फिर हमने तीसरी क्वालिटी स्टोरेज की पढ़ी थी कि कंप्यूटर डाटा ना सिर्फ स्टोर डाटा प्रोसेस करेगा बल्कि डाटा को वो स्टोर भी कर सकता है। डाटे को जो है वो स्टोर करेगा तो फिर आपको उसको किसी वक़्त भी कल को, आज भी और कुछ दिनों बाद भी इसको जो है वो चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? प्रोसेसर जो है इसके अंदर जो है उस डाटे को ऊपर उसकी प्रोसेसिंग पावर होती है, उसको जो है वो डाटे को मुख्तलिफ अंदाज़ से उसको डाटे को वो कर सकता है। यानी जो क्या होगा अगर आपने जो है आवाज़ की रिकॉर्ड की है तो उसको जो है वो दूसरी जगह पे किस तरह पहुँचाना है ये हमारा प्रोसेसर होगा, स्टोरेज के बाद प्रोसेसर। रिलायबिलिटी होती है, उसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। ये नहीं कि हम कह सकते कि भई पता नहीं इसने ठीक काम करना भी है कि नहीं करना, ये होगा रिलायबिलिटी इसको हम कहते हैं आमतौर पर, कि इसके ऊपर भरोसा हम कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी हमारा क्या होगा कि वो लगातार काम कर सकता है, वो कंसिस्टेंट होगा। यानी उसके अंदर ये नहीं हो पॉसिबल है कि वो जो है उसके अंदर जो है वो एक काम कर लिया तो उसके बाद उसको दूसरा काम दे को कहे जी नहीं जी मैं नहीं करना जी। तो वो कंसिस्टेंट है, यानी वो जो है लगातार करता रहेगा जिस तरह भी आप उसको कहेंगे। इसी वजह से हम ऑटोमेशन की तरफ आ गए हैं। कम्युनिकेशन के ज़रिए क्या होगा डाटे को हम एक जगह से दूसरी जगह पे इसको सेंड कर सकते हैं। ये पूरा डिटेल के साथ आपकी बुक के अंदर ये लिखा हुआ है।
डिलीजेंस का लफ्ज़ जो है उसमें होगा, जिसमें डिलीजेंस का मतलब होता है लगातार काम करना। यानी इसका मतलब कि एक के बाद दूसरा काम दे दें, दूसरे के बाद तीसरा दे दें, चौथा दे दें, पाँचवाँ दे दें, तो वो ये नहीं कहेगा थक गया, जैसे इंसान करता है, वो थक गया, वो कहता है जी मैं थक गया हूँ, चाय-शाय पिलाओ, तो इस तरह का वो काम करता है, लेकिन इसके अंदर ये ऐसी सूरत-हाल जो है वो नहीं है। और उसके अंदर आम तौर पर उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल वर्सटाइल किस्म का जो है उसके अंदर वो मौजूद है। डीमेरिट इसके कुछ हो सकते हैं, कुछ नुकसानात हो सकते हैं, इसमें हेल्थ रिस्क है, गलती आपके जो है वो सेहत के चांसेस हो सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं कंप्यूटर पे तो उसमें आपकी हेल्थ के मुतासर होने के चांसेस हैं। डाटा सिक्योरिटी के प्रॉब्लम उसमें हो सकते हैं कि डाटा आपका चुराया जा सकता है, कोई बंदा चुरा के ले जाए, फ़ोटो आपकी चुरा ले, आवाज़ें आपकी निकाल ले। वेस्टेज ऑफ टाइम है, इमोरलिटी है, यानी जो है इसमें आमतौर पर बदतहज़ीबी कह लें। इसके अंदर जो है जिस तरह वल्गैरिटी होती है, वो दूसरी चीज़ें होती हैं, ये सारी इसमें आ जाएँगी। वायरस का अटैक हो जाता है, प्राइवेसी इश्यू उसमें हो सकते हैं कि आपको कोई ब्लैकमेल करना शुरू कर दे, आपके डाटे को चुरा कर, वो प्राइवेसी इश्यू के अंदर आ जाएगा। कंप्यूटर क्राइम्स उसमें होते हैं, बाद लोग किसी को डाटा चुरा लेते हैं, उसके बाद वो अकाउंट से पैसे निकाल लेंगे, बेशुमार इस तरह के मिसाइल हैं और अनएम्प्लॉयमेंट की भी इसके अंदर ये एक चीज़ जो है वो मौजूद है। फिर इसके बाद हमने कहा था कि कंप्यूटर के बेसिक एलिमेंट जो है वो 3 हैं, ठीक है? ये भी आपको एक सवाल की शक्ल में आपको पूछा जा सकता है, व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर? तो उसमें 3 इसके बेसिक एलिमेंट हैं। नंबर 1 इसमें हमने कहा था कि इसके अंदर जो है वो हमारे पास इनपुट डिवाइसेज़ है, जो ऐसी डेट डिवाइसेज़ जो कि डाटे को इन करेंगे, डाटे को जो है वो इनपुट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए हमने कहा था कि इसके अंदर आमतौर पर कीबोर्ड है, माउस आपका है आ जाता है, माइक्रोफ़ोन इसके अंदर आ जाता है। ये मेजर 3-4 मौजूद हैं। इसके अलावा जो है वो एमआईसीआर है, बेशुमार चीज़ें हैं। यानी 5-7 चीज़ें जो हैं उनका आपने ज़िक्र कर देना है। इसके अंदर आप ये जब हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे तो आपको ये बता दिया जाएगा कि ये इसके अंदर कौन-कौन सी डिवाइसेज़ जो हैं वो हमारी इनपुट है और कौन-कौन सी आउटपुट है और किस तरीके से वो काम करती हैं। डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे इसको जा आगे टॉपिक में जाकर। ये मैंने सिर्फ ओवरऑल समरी इसकी आपको बता कर दी है कि इसके अंदर ये अभी तक हमने ये पढ़ा हुआ है। फिर आउटपुट डिवाइसेज़ का जो आपकी वो होती है, जो डाटा जब प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद जो उसका रिज़ल्ट होता है, वो आपको आउटपुट पे आपको नज़र आएगा। ये चीज़ आपकी आउटपुट डिवाइस से कहलाती हैं और इसके अंदर जो है वो आउटपुट के अंदर अमूमन जो है वो चीज़ें होती हैं, वो आपकी मॉनिटर आपका है, एलसीडी इसके अंदर आ जाती है, स्पीकर इसमें आ जाते हैं आपके, प्रोजेक्टर इसके अंदर आ जाएगा। तो ये जो है ये भी हम डिटेल के साथ अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे जाकर के इनपुट और आउटपुट जो डिवाइसेज़ हमारी कौन-सी होती हैं। स्टोरेज के अंदर हम यहाँ पे देखेंगे कि 2 कौन आम तौर पर 2 तरह की स्टोरेज होती हैं। एक प्राइमरी स्टोरेज होती है और एक आपकी सेकेंडरी स्टोरेज होती है। प्राइमरी स्टोरेज अमूमन कंप्यूटर के अंदर होती है, जिसको आमतौर पर रैम और राम कहते हैं। रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी है और राम जो है रीड ओनली मेमोरी ये कहलाती है। ये जो है वो आमतौर पर राम का काम होता है कंप्यूटर को स्टार्ट फराहम करना और जो कुछ भी हम काम कर रहे होते हैं वो सारा का सारा रैम के अंदर मौजूद होता है। चाहे आपका वर्ड हो, एक्सेल हो, कुछ भी हो, ये सारा आपका रैम में मौजूद होता है। और इसके अलावा प्रोसेसर जो बेसिकली कंप्यूटर का दिमाग है, माइंड ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो दिमाग होगा, उसके ज़रिए वो डाटे को वो प्रोसेस करवाएगा, इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जो डाटे को प्रोसेस कराएगा, वो उसका माइंड कहलाता है, उसको हम आम तौर पे प्रोसेसर कहते हैं। जितनी प्रोसेसर की स्पीड होगी, उतना ही डाटा बेहतर अंदाज़ के साथ, अच्छे अंदाज़ के साथ वो काम करेगा। हम आम तौर पे उसको कहते हैं प्रोसेसिंग पावर। ये जो कंप्यूटर की हम कहते हैं जी पेंटियम 1 है, 2 है, 3 है, 4 है या कोर टू डुअल सिस्टम है, कोर टू क्वाड है, कोर i3 है, i5, i7, i9 जो भी कंप्यूटरों के नाम हमने रखे हुए हैं, तो इसकी आम तौर पर प्रोसेसर की स्पीड को शो करते हैं कि प्रोसेसर की स्पीड जो है वो कितनी होगी, उसके मुताबिक वो जो है वो काम करेगा, तो ये प्रोसेसर की स्पीड को शो करता है। अब ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं, जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, स्टोरेज हो गया, इसके अलावा प्रोसेसर है, ये सारी चीज़ें एक जगह पे फिट होती हैं। उसको हम आम तौर पर क्या कहते हैं? मदरबोर्ड कहते हैं, जो सिस्टम के अंदर मौजूद होगा, लैपटॉप पे भी होगा, जो आपके मोबाइल के अंदर भी मौजूद होगा और उसके अलावा आपके पास जो कंप्यूटर होगा उसके अंदर भी मौजूद होगा, तो इसको हम आम तौर पर मदरबोर्ड के नाम से कहते हैं, मदरबोर्ड। जैसा माँ का किरदार होता है ना घर के अंदर, उसी तरीके से ये मदरबोर्ड भी की उसका भी एक किरदार है, जिसने सारे यूनिट को मिलाया हुआ है, आपस में लिंक किया हुआ है। ये आगे फर्दर हम इसमें देखेंगे कि इसको कैसे मिलाया हुआ है इसको। इसके अंदर आम तौर पर हम डाटा बसेस पढ़ेंगे इसके अंदर। तो डाटा बसेस जो है क्या होती हैं? डाटे को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाती हैं, ये डाटा बसेस कहलाती हैं। फिर इसके अंदर कंप्यूटर के अंदर पावर सप्लाई होगी, जो कि इसके अंदर अगर कभी इत्तेफाकन आपको पावर सप्लाई का देखना पड़े पड़े तो
उसके अंदर आप देखेंगे मुख्तलिफ कलर की केबल्स होती हैं। कोई लाल रंग की होगी, कोई पीले रंग की, कोई ब्लैक कलर की होगी, कोई जो दूसरे मुख्तलिफ कलर की होगी, ब्लू कलर की होगी। ये सारी केबल जो है मुख्तलिफ करंट फ्राहम करती हैं। कोई 2 वोल्ट देती है, कोई 3 देती है, कोई 6 दे रही होती है, कोई 12 दे रही होती है, कोई जब 24 पे जाती है। तो ये मुख्तलिफ करंट देंगी, तो ये पावर सप्लाई पीछे से 220 वोल्ट ही आ रहा है, लेकिन आगे से ये जो है ये उसको कन्वर्ट कर देती है मुख्तलिफ वोल्टेज के अंदर। तो ये आम तौर पर ये उसको हम पावर सप्लाई कहते हैं। ये सिस्टम के पीछे या मोबाइल के अंदर या हर जगह पे ये चीज़ लगी होती है। स्लॉट्स जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें हम लगाते हैं, ये सारी वो चीज़ें कहलाएँगी। उसके बाद कार्ड्स में लगे होते हैं, चिप लगी होती हैं, ये सारी डिटेल के साथ हम आगे जगह पढ़ेंगे जाकर। अच्छा, आगे जो बीएस का जो इस्लामियत का जो सिलेबस है, उसके मुताबिक एक आपका टॉपिक जो है वो बाकी ज़ूलॉजी की निस्बत मुख्तलिफ है। वो कौन-सा? हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का। ये अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं, ये जो है ये हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का है, इसके अंदर मौजूद है। ठीक है? ये हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के अंदर हम इसमें देखेंगे कि इसके अंदर जो है हमारे पास जो है वो कौन-कौन सी चीज़ें मौजूद हैं इसमें हिस्ट्री के अंदर। तो हिस्ट्री में ये हम देखते हैं इसमें कौन सी चीज़ें। अच्छा, इसमें जब हिस्ट्री की हम बात करते हैं तो हमने ये देखना है इसके अंदर कंप्यूटर आया कैसे? किस तरीके से ये कंप्यूटर जो है ये मार्केट के अंदर आया था, ये हमने हिस्ट्री के अंदर इसमें देखना है। तो यहाँ पे अर्ली इसका पीरियड जो था हिस्ट्री का, वो हम इसमें देखते हैं कि हिस्ट्री का जो अगला कंप्यूटर का जो पीरियड था वो कौन-सा था। ये मैंने जो है वो आउटलाइन की शक्ल में ब्रीफली तौर पर स्क्रीन के ऊपर मैंने शेयर किया है ये चीज़ें। तो बाकी जो है ये इसके अंदर आप बुक के अंदर ये आपको तस्वीरों के साथ ही ये नज़र आएगा। अगर चूँकि आप लोगों ने ली हुई है किताब, अगर इसकी इस्लामियत वाले हैं तो आप लोगों ने किताब ली हुई है इसकी पीएम सीरीज़ की। तो पीएम सीरीज़ के अंदर अगर आप इसमें देखेंगे तो 1.3 के ऊपर ये टॉपिक मौजूद है। 1.3 के ऊपर तो वहाँ पे जो है ये टॉपिक है जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। अब हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के अंदर सबसे पहले जो पहला जो कंप्यूटर इसमें मौजूद है वो अबेकस है। अबेकस जो है ये पहला कंप्यूटर मौजूद है और उसके अंदर अगर उसकी ब्रीफ तौर पर हिस्ट्री इसकी देखेंगे तो उसके अंदर उसने कहा कि ये हिस्ट्री जो है कंप्यूटर की जो है वो आम तौर पर 5000 ईयर अगो से ये स्टार्ट होती है और ये तकरीबन 600 बीसी है। 600 बीसी से मिला क्या होगा? बिफोर क्राइस्ट, यानी 6 हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 600 साल पहले ये कंप्यूटर मौजूद था। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश अगर देखा जाए, तो वो कितनी है? 571 एडी है। आफ्टर द डेथ ऑफ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 571 साल बाद जो है वो आफ्टर यानी आफ्टर द डेथ ऑफ हज़रत ये जो है वो जो 571 साल बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे। यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जाने के 571 साल बाद रसूल पाक पैदा हुए थे और आजकल अगर आप देखें तो वो हमारी जो सदी चल रही है उसका अंदाज़ा लगा लें, कौन-सी सदी है? और अगर इसका टोटल अंदाज़ा लगाएँ तो ये तकरीबन अमूमन जो है वो तकरीबन 5000 से लेकर 6000 साल के लगभग ये इसकी हिस्ट्री बनती है, इतनी ये पुरानी मौजूद है। अब इसमें आपने ये ज़हन में रखना है कि इंसान जो है, कभी भी ये नहीं चाहता था कि वो कोई कंप्यूटर बना ले, ठीक है? ये पक्की बात ज़हन में रख लें कि कंप्यूटर चाहे इंसान की कभी ये ख़्वाहिश नहीं थी कि वो एक कोई कोई कंप्यूटर बनाना चाहता था। वो क्या करता था, वो चाहता था कि उसको कोई ऐसी डिवाइस मिल जाए, ऐसा आला मिल जाए, जो कि उसको कैलकुलेशन में मदद फ़राहम करे। मतलब एक लिहाज़ से देखा जाए, तो वो एक लिहाज़ से वो कैलकुलेटर बनाना चाहता था। यानी जो उसको कैलकुलेशन में मदद फ़राहम करे, यानी जो उसकी काउंटिंग में मदद फ़राहम करे। तो चुनाचे वो एक किस्म का कैलकुलेटर चाहता था गिनने के लिए ताकि उसको मदद फराहम करे। वो चाहता था कि जी उसकी जमा तफरीक में आसानी हो जाए, मनफ़ी ज़रब में आसानी हो जाए, तो ये वो चाहता था। लेकिन जो है वो उसके लिए फिर आस्ता-आस्ता इसके अंदर जो डेवलपमेंट होती गई उसके बाद फिर ये कंप्यूटर जो है वो आया है। तो यहाँ ज़ाहिर है अब ये जो अबेकस है, जो उस ज़माने के अंदर आज से जितने 6-5-6,000 साल पहले मौजूद था, उसकी शक्ल जो है जिस तरह की होगी, वो आजकल के कंप्यूटरों की तरह की नहीं होगी ज़ाहिर है, वो उसमें वो और तरह की होगी। तो इसमें आम तौर पर जो है वो क्या होगा, इसके अंदर इसको जो हमारे पास अबेकस है, इसकी अगर आप अपनी बुक पे फ़िगर देखेंगे तो इसके अंदर आपको बाल से नज़र आएँगे। एक रॉड के अंदर बाल से आपको नज़र आएँगे। ये बाल जो हैं, ये ऐसे ही हैं काउंटिंग के लिए, जिनको हम आपको आजकल भी अगर आप देखें तो इसके अंदर आजकल भी हम जो है वो अपनी बच्चों को गिनती सिखाते हैं इस सिलसिले में। उसको हम आम तौर पर हमने सारोबैन का नाम जो है वो भी दिया था। तो ये चाइना के अंदर सबसे पहले ये कंप्यूटर जो है वो बनाया गया था, ठीक है? अब अगर आप इसमें देखेंगे तो उस ज़माने में बहुत सारे लोग आप देखते थे वो लोग जो थे, वो डैम बनाते थे, गारें बनाते थे, गारों के बाद इसमें जो है वो तरह-तरह के उनके मकानात देखें। एहराम मिस्र की जब आप बात करते हैं, तो वहाँ पे आप देखते हैं तरह-तरह की उन्होंने जो है वो बेशुमार किस्म के काम उन्होंने किए हुए हैं। तो ये ज़्यादा ये कंप्यूटर जैसी ये कैलकुलेशन जैसी शै बना लेना कोई मसला मसला नहीं था उनके लिए, ठीक है? तो ये जो है ये अबेकस
अबेकस जो था वो 12 इसका पहला कंप्यूटर था जो कि जो है वो उस ज़माने में ये बना था, ठीक है? तो ये अबेकस जो है उसके अंदर जो है ये हमारे पास ये वुडन बाल थे, बल्कि बाल थे जो कि आम तौर पर सलाख में थे, उसको गिनते थे। अब इसमें इकाई होगी, दहाई होगी, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, इस तरह वो इकाइयाँ थी, तो बाल जितने ऊपर जाते थे उसके मुताबिक वो काउंट करते थे इसका। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास जो अगर आप उसमें देखें तो यहाँ पे हमारे पास दूसरा है वो जॉन नेपियर का जो है वो उसमें आपको ये नज़र आ रहा है। जॉन नेपियर ने 17वीं सदी के अंदर जो है वो उसमें लॉगरिथम का जो है वो तस्वर पेश किया था। उसने कहा था कि ये जो है वो लॉगरिथम जो है वो आया था और मैथ के अंदर आपने ये मैट्रिक में या उसके अलावा एफएससी के अंदर अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने लॉगरिथम का जो है वो उसमें देखा होगा। तो जो उसमें जो उसको उस कंप्यूटर का जो नाम था वो क्या था? नेपियर बोन। नेपियर बोन जो है उसका नाम था और ये आम तौर पर क्या करता था? कैलकुलेशन करता था जिसमें इसमें अरिथमेटिक कैलकुलेशन थी, इसका मतलब ये कार्डबोर्ड की शक्ल में था, इसमें मुख्तलिफ किस्म के निशानात वो लगाते थे और ये चीज़ जो है उसमें वो यूज़ करते थे इसके अंदर। बहरहाल इसके नाम को याद रखिएगा कि जॉन नेपियर ने एक तो लॉगरिथम का बानी है वो, दूसरा क्या होगा वो नेपियर बोन्स के नाम से उसने जो है वो ये कैलकुलेटर कंप्यूटर जो है बनाया था और आम तौर पर इसको कार्डबोर्ड की शक्ल इसने दी थी। इसको हमने स्लाइड रोलर की शक्ल में भी इसको हमने देखा है। ये मैंने जो है जो आपको थोड़ी-सी हिस्ट्री बताई है, ये इसमें ब्रीफली तौर पर मैंने इसको आपको बता के दे दिया है। बाकी इसको एक दफ़ा रीड करके अच्छा दे सवाल इम्तिहान के अंदर इसके अंदर से कोई छोटी-मोटी पॉइंट भी पूछ सकते थे। डिटेल के साथ हो सकता है कि ना पूछे। डिटेल के साथ अगला सवाल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, वो इसमें पूछा जा सकता है। फिर इसमें ब्लेसी पास्कल, पास्कल का नाम जो है वो अमूमन बड़ा सुना जाता है साइंस के मैदान के अंदर। ये एक जो है वो जो है उसने जो पास्कल था ये बेसिकली फ्रांस का जो है एक साइंटिस्ट था, जिसने जो है आम तौर पास्कलाइन कैलकुलेटर के नाम से एक मशीन जो है बनाई थी, जो कि आम तौर डिजिट के साथ डील करती थी। डिजिट से मतलब क्या होगा? 0 से लेकर 9 तक ये नंबर जो है उनके साथ वो जो है वो डील करती थी। तो इसके अंदर आम तौर पर इसमें कैलकुलेशन करने के मुख्तलिफ अंदाज थे, जिसके अंदर जमा, तफरीक, ज़रब, तक़सीम जो है ये इसके अंदर ये मौजूद थी, ये जो सारे काम करने के लिए। फिर आप इसमें देखते हैं कि इसमें जो है वो हमारे पास जो कैलकुलेटिंग डिवाइस गॉटफ्राइड जो है वो लेबन्स था, उसने उसने भी ये जो है ये एक जो है वो डिवाइस बनाई थी जिस जो है एक डेवलप पे कैलकुलेटिंग मशीन जो है देखिए सबके साथ अगर आप देखें तो सबके साथ कैलकुलेटर का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, कैलकुलेटिंग मशीन। तो इंसान की वही मैंने बताया कि उसकी ख़्वाहिश ये थी कि कोई ऐसी कैलकुलेशन मशीन मिल जाए जो उसको एडिशन करने के लिए, सब्सट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के अंदर उसकी मदद फराहम करे। इस तरह अगर आप इसमें देखें जोसेफ मैरी जैकवार्ड है उसके अंदर उसने जो है वो उसमें भी जो है वो फ्रांसीसी इंजीनियर था। उसने जो है जो पावर लूम का बानी था, उसने भी जो है वो आम तो इसने एक डिज़ाइन जो है बनाया था जिसको जिसके लिए क्योंकि वो बेसिकली पावर लूम का बानी था, लिहाज़ा उसने पंच कार्ड के ज़रिए उसने एक किस्म का जो है पंच बोर्ड डिज़ाइन किया था, जिसके ऊपर 0 और 1 की शक्ल के अंदर जो है डाटा जो है वो इसमें कैलकुलेट होता था। बहरहाल आगे चलें हम इसमें कैलकुलेटर डिवाइस जो है चार्ल्स ज़ेवियर ने जो है वो एक जो है मशीन इसमें बनवाई थी जिसमें कैलकुलेशन की जाती थी और मशीन जो है वो उसमें आम तौर पर इसमें अरिथमेटिक कैलकुलेशन भी होती थी, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का काम जिसमें किया था। इसको जो उसने अरिथोमीटर का नाम भी दिया था। अगर आप इसमें अगर नेक्स्ट आगे चले जाएँ तो उसमें कैलकुलेटिंग मशीन ऑफ द चार्ल्स बेबेज। अब चार्ल्स बेबेज जो है इसका बड़ा किरदार है। चार्ल्स बेबेज की अगर हम बात करेंगे तो चार्ल्स बेबेज जो है ये कंप्यूटर का बानी कहलाता है, फादर ऑफ द कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर इसको हम कहते हैं, ये चार्ल्स बेबेज को। कोई बंदा भी अगर आपसे पूछे हू इज़ द फाउंडर ऑफ जो है वो कंप्यूटर, तो उसके लिए सबसे पहले उसका जो नाम क्या आप लेंगे? चार्ल्स बेबेज उसका नाम देखिए। चार्ल्स बेबेज जो है उसने सबसे पहले 1822 के अंदर यूके का था ये। उसने जो है यहाँ पे ये आपका सबसे पहले जो है ये बनाया था कैलकुलेटर जो है उसमें बताया था। ठीक है? तो ये चार्ल्स बेबेज के बारे में ये आपने ज़हन में रखिएगा कि ये कंप्यूटर का बानी है। कंप्यूटर का जो है वो जो बानी है उसके बारे में हम उसमें कहेंगे कि ये चीज़ जो है वो ये है। अच्छा जी। नेक्स्ट इसके अंदर जो है वो हम अब आते हैं चार्ल्स बेबेज के बाद इसके अंदर जो है वो चार्ल्स बेबेज इसने जो है उस अब इसने एनालिटिकल डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन जो है इसने तरतीब दिया था ये चार्ल्स बेबेज ने। ठीक है? चार्ल्स बेबेज के बारे में हमने ये कहा कि ये डिफरेंस इंजन जो है वो इसमें दी गया। उसके बाद अगर आप इसमें देखें लेडी अगोस्टा है जिसने आम तौर पर जो है वो चार्ल्स बेबेज की मशीन को ही आगे बढ़ाया हुए बनाने के बाद उसके अंदर कुछ काम जो है वो किया। ये जो लेडी अगोस्टा है बेसिकली एक प्रोग्रामर है। तो अगर आप कहेंगे कंप्यूटर के अंदर प्रोग्रामर जो है कौन सबसे पहले प्रोग्रामर कौन-सी थे? ये लेडी अगस्टा है। फिर इसके बाद इसमें पंच कार्ड है, होलरिथ का थे पंच कार्ड थे। फिर जो है वो अटानोसॉफ बेरी कंप्यूटर थे, एबीसी कंप्यूटर का नाम उसको हम आम तौर पर कहते हैं।
और नेक्स्ट अगर आप इसमें देखें तो बोलियन अलजबरा जो है वो, ये बोलियन जो है वो जॉर्ज बोल जिसको हम कहते हैं, बोलियन अलजबरा जो है उसने ये तरतीब दिया था। और बोलियन अलजबरे के बाद अलजबरा जो है वो आमतौर पर ये 1 और 0 के साथ ये डील करता था। अलजबरे की जो भी इक्वेशन थी वो उसने यहाँ पे दी थी। ये आप देख रहे हैं 1847 के अंदर ये चीज़ जो है उसने ये तरतीब दी थी। तो बोलियन अलजबरा जो है इसके रूल जो थे वो आमतौर पर इसके अंदर जो है वो अप्लाई हुए थे, जो कि आमतौर पर इसके अंदर कंप्यूटर के अंदर उसको यूज़ करने के बाद हमने 1 और 0 को बाइनरी नंबर को हमने यूज़ करते हुए कंप्यूटर के अंदर ये चीज़ बताई थी। और आपको पता है मैंने बताया था अभी क्लास के अंदर कि आमतौर पर डिजिटल कंप्यूटर आपके जितने भी हैं उन सब के अंदर डाटा किस शक्ल में होगा, 0 और 1 की शक्ल में होता है। उसको हम आमतौर पर ये डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। फिर आप इसमें वॉन न्यूमैन, जो वॉन न्यूमैन जो है उसका बड़ा किरदार है। ये कंप्यूटर आजकल की जो जदीद मशीनें जो हैं, जिसके अंदर जो है आम तौर पर कंप्यूटर में डाटा हम जो लिखते हैं, इनपुट करते हैं, डाटे को वो प्रोसेस करता है, डाटा हमारा स्टोर होता है। तो ये इसके अंदर पीछे किरदार किसका है? वॉन न्यूमैन का किरदार है, जिसने जो आइडिया ऑफ द स्टोर्ड प्रोग्राम का बात की थी कि डाटे के अंदर प्रोसेस होने के बाद डाटे को कंप्यूटर को आम तौर पर हम स्टोर भी करना चाहते हैं, तो ये डाटे को हम स्टोर भी कर सकते हैं। ये चीज़ जो है ये इसमें उसका किरदार था जान, ठीक है। उसके बाद जिसके अंदर जो है अगर आप इसमें देखें जॉन न्यूमैन के बाद मार्क 1 इसमें कंप्यूटर आ गया। फिर जो लेटेस्ट दौर अगर इसमें हम बात करते हैं तो ENIAC है, जिसको इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर कहते हैं। देखिए सबके साथ कैलकुलेटर है। तो मैंने जिस तरह आपको बताया कि आमतौर पर वो उसकी ख़ास ये थी कि कैलकुलेट कोई ऐसी डिवाइस मिल जाए जो उसको कैलकुलेशन में मदद फराहम करे। फिर आप देखते हैं कि EDVAC है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट ऑटोमेटिक कंप्यूटर था। तो ये जो वो कंप्यूटर था जो आम तौर पर शुरू के अंदर जो है बनाए गए थे, और उसको जो है आम तौर पर बनाने के बाद उसके अंदर उन्होंने 0 और 1 जो डाटा को भी यूज़ किया था। फिर EDSAC है, जिसके अंदर जो है वो आमतौर पर इलेक्ट्रॉनिक जो है वो डिलेड स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर है, जो कि आमतौर पर यूज़ किया। जो लेटेस्ट जो डिज़ाइन था, जो नए डिज़ाइन थे, उसके अंदर जो कंप्यूटर जो कमर्शियली तौर पर जो है वो उसमें बनाए गए थे, वो UNIVAC था। ये कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कैलकुलेट कंप्यूटर था। ये IBM ने इसको बनाया था। और आईबीएम क्या होगा? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, जो कि आमतौर पर मुख्तलिफ उन्होंने कंप्यूटर स्टोर में बनाए थे 1953 के अंदर लगभग। तो IBM 650 था, जिसके अंदर उन्होंने देखें आप देखें 1000 जो है वो कंप्यूटर ने बनाए थे, उसको उन्होंने सेल किया था। तो ये बहरहाल इसकी जो है मैंने इसकी बता दी कि ये कंप्यूटर के नाम थे। तो इसके अंदर वो नाम, अगर आपको नाम भी याद रहेगा कम का दो चार इसके अंदर जो है वो आप इसमें देख लीजिएगा कि इसके अंदर, क्योंकि इस तरह का सवाल अमूमन वो नहीं पूछा जाएगा। अगला जो सवाल अब हम पढ़ने जा रहे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि ये जिसके अंदर जो है वो आमतौर पर इसमें कहेंगे कि ये जो है कंप्यूटर के अंदर जो है वो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। ये जो है वो आपको लॉन्ग सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, जनरेशन क्या होता है कि किस अंदाज से कंप्यूटर जो है उनकी जनरेशन हुई, किस अंदाज से उसका जो है आगाज हुआ, ये सारा जनरेशन कहलाएगा। द टर्म जनरेशन इंडिकेट द टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी यूज्ड इन द कंप्यूटर द कंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर की कंस्ट्रक्शन के दरमियान जो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इसके अंदर इस्तेमाल हुई, ये चीज़ हमने इसके अंदर हमने देखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो आप इसमें देखें, अगर आप इसका पीरियड देखें तो फर्स्ट जनरेशन जो है 1942 से 1955 तक है। फिर सेकंड जनरेशन जो 1955 से लेकर 1964 तक है। फिर 1964 से लेकर 1975 तक तीसरी जनरेशन है। फिर फोर्थ जो है वो 1975 के बाद जो चौथी जनरेशन है। और पांचवी जनरेशन जो है 1980 के बाद के जो जनरेशन कंप्यूटर हैं वो हमारी पांचवी जनरेशन के। तो लिहाजा अगर अगर आप आजकल हम अपनी बात करें हम, तो इस वक्त जो हम जो जिस जनरेशन में मौजूद है, जो कंप्यूटर हमारे पास मौजूद हैं वो हमारी पांचवी जनरेशन के कंप्यूटर हैं। चौथी जनरेशन के कंप्यूटर भी तकरीबन खत्म हो गया। अब इसका सबसे बड़ा क्या था? पहली जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो साइज में, इसमें आपने ये देखना है कि आमतौर पर तीन चार चीजें को ज़हन में रखेगा। उसकी स्पीड कम थी, साइज उसका बहुत बड़ा था, और आमतौर पर इसके अंदर जो है वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी जो है यूज होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज है, इसको याद रखिएगा कि इसके अंदर पहली जनरेशन के अंदर वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी थी वो यूज होती थी। वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी जो है ये उसी तरह का जैसा बल्ब होता है। आपके घरों के अंदर जो बल्ब लगे होते हैं ना, एक तो आजकल एनर्जी सेवर आ गए, ये नहीं, बल्ब जो होते थे पीले रंग के, जो जिसमें रोशनी निकलती, इसमें जो है फिलामेंट होता था जो कि जलता था, इसमें गैस भी होती थी, और आमतौर पर आप देखते थे बल्ब जो है वो हीट पैदा करते थे, हरारत खारिज करते थे। तो लिहाजा उसके अंदर उसको हम कहते हैं वैक्यूम ट्यूब। इस तरह की उसके अंदर जो पुराने टीवी थे, पुराने रेडियो थे, उनको जब हम लगाते थे तो वो थोड़ी देर गर्म होते थे, और गर्म होने के बाद फिर वो काम करना शुरू करते थे। तो ऐसे कंप्यूटर को हमने कहते थे कि ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं। और ये जो है इसके अंदर आप देखें मार्क 1 है, ENIC है, EDC है, ये सारे कंप्यूटर वो हैं। इसकी शक्ल आपको ये नजर आ रही है। एडवांटेज क्या था? दीज कंप्यूटर वर द फास्टेस्ट ऑफ देयर टाइम। अपने वक्त के ये तेज रफ्तार कंप्यूटर थे। दे कुड परफॉर्म द कैलकुलेशन इन द मिलियन सेकंड, मिली सेकंड।
दे आर प्रोग्राम यू जो है यूजिंग द मशीन की लैंग्वेज के साथ इसको प्रोग्राम किया जाता है। इसके दो चार एडवांटेज कर ली जाए याद, बाकी दो चार इसके एडवांटेज थे। कहता है नॉट द रिलायबल था ये, इनका साइज बहुत बड़ा था और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इनको चाहिए थी, और मेंटेनेंस जो है इसकी बड़ी मुश्किल थी इनको, और आमतौर पर इसको जो है वो कमर्शियल दीज कंप्यूटर वार मोस्ट कॉस्टली, बड़े महंगे थे कंप्यूटर। फिर आप सेकंड पे आ जाएं, सेकंड के अंदर आप देखें उसमें ट्रांसिस्टर टेक्नोलॉजी यूज होती थी। ट्रांसिस्टर टेक्नोलॉजी क्या होती है? चिप की शक्ल में थोड़ी, अगर आप टीवी खोल कर देखें, कभी रेडियो खोल कर देखें तो काले काले किस्म की पट्टियां आपको नजर आ चिपें आपको नजर आती हैं, ये ट्रांसिस्टर कहलाते हैं। दो उनकी टांगे भी होंगी साथ। तो पीछे भी अगर आप इसमें देखें तो एक किस्म के आपके पास जो है वो ट्रांसिस्टर जो है वो आपको नजर आता है। ये साथ में टांगे भी दो तीन नजर आपको नजर आ रही हैं पहली जनरेशन के साथ जो है इसकी, ये इसको ट्रांसिस्टर कहते हैं आमतौर पर। ठीक है, ये तो ट्रांसिस्टर जो है उस टेक्नोलॉजी यूज होती थी। और ये थोड़ा सा आमतौर पर ये इसमें ये 1948 के अंदर जो है बेल लेबोरेटरी ऑफ यूएसए, अमेरिका की लेबोरेटरी में इसको बनाया गया था। और इसकी ये आमतौर पर जो है वो इसके अंदर जो है वो वैक्यूम ट्यूब की निस्बत जो है इनकी ट्रांसिस्टर कुड परफॉर्म द सेम फंक्शन एज द वैक्यूम ट्यूब, उनकी तरह के ही ये काम जो है वो करते थे। अब इसमें आप इसके एडवांटेज देखें, कहता है लेस एक्सपेंसिव थे देन वैक्यूम ट्यूब, स्मॉलर इन साइज था, फास्टर इन स्पीड थी, और इसके अलावा जो है लेस हीट जनरेट करते थे ये आमतौर पर। लेकिन अभी भी इनको जो है एसी की जरूरत पड़ती थी चलाने के लिए, ये कमर्शियल बेसिस पे काम नहीं करते थे, इस तरह के ये काम मौजूद थे। थर्ड जनरेशन में देखिए आईसी आ गए, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट्स को कहते हैं, तेज रफ्तारी इसके अंदर आ गई, और टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड इन द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। और ये जो है कॉन्सेप्ट आईसी का वो था जैक जो है वो किल्बे ने 1958 के अंदर इसका ये सफर पेश किया था। और इंटरनेट स्मॉल आईसी चिप जो है वो 5 मिलीमीटर जो है स्केल साइज का ये चिप थी, और ये सर्किट डिजाइन किया गया था। इसके अंदर जो है वो उन्होंने ये मुख्तलिफ किस्म के जो है वो तेज रफ्तारी पैदा कर दी थी, जिसमें जो है IBM 370, ये मुख्तलिफ कंप्यूटर मौजूद थे इसके अंदर उस दौर के अंदर। और उसके बाद इसमें इसका क्या था एडवांटेज, क्या था? स्मॉल इन साइज था, प्रोडक्शन और कास्ट जो इसकी लो थी, वेरी फास्ट थे उस जमाने में, मोर रिलायबल थे, लो पावर इस्तेमाल करते थे। ये चार पांच इसके एडवांटेज याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट इसके जो है इसको डिसएडवांटेज क्या था? इसके लिए एयर कंडीशन अभी भी इसकी जरूरत पड़ती थी इसको चलाने के लिए, और हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी जो थी इसके लिए इसको चलाने के लिए बनाने के लिए चाहिए थी। जो फोर्थ जनरेशन है इसके अंदर जो है इसको VLSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और VS वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी जो है वो यूज हुई थी। और इसमें माइक्रो प्रोसेस जनरेशन का ये दौर हो गया था 1971 के बाद। ये हमारे पास कंप्यूटर का साइज जो है बहुत छोटा हो गया था, स्मॉलर इन साइज, प्रोडक्शन कॉस्ट वेरी लो थी, और वेरी रिलायबल ये कंप्यूटर जो है मौजूद थे। आजकल के दौर में ये उससे ज़रा बेहतर है थोड़े से, और जो है टोटली जनरल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते थे। एयर कंडीशन की जरूरत नहीं थी इसके चलाने के लिए, वेरी हाई प्रोसेसिंग स्पीड इसकी थी, और वेरी लार्ज है इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टोरेज पावर इसकी मौजूद थी। डिसएडवांटेज क्या था कि इसमें जो है टेक्नोलॉजी बड़ी सोफिस्टिकेटेड किस्म की चाहिए होती है। और आज अगर देखें तो हमारे पास जो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो है वो टेक्नोलॉजी यूज होती है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इसकी तादाद जो है वो प्रोसेसिंग स्पीड जो है इसकी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से कंप्यूटर जो है वो आपका आजकल इंतहाई जो है जदीद और इंतहाई जो है बेहतर अंदाज से काम करने वाला हो गया हुआ है। ठीक है, चूंकि ये 40-45 मिनट का ये लेक्चर था, तो मेरा ख्याल है अभी पता है टाइम खत्म हो जाएगा, तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ज़रा इसको ज़रा नोट कर लीजिएगा, इसको ज़रा पढ़ लीजिएगा आपने, ये इसको डील कर लेना। कल हम इसमें टाइप ऑफ कंप्यूटर की बात करेंगे, तो इसके एडवांटेज भी और इसके डिसएडवांटेज वगैरह भी इसको ज़रा देख लीजिएगा। इसके अंदर जो है वो हमारे पास, क्योंकि ये वो जूम मीटिंग का जो टाइम होता है ना वो ज़रा 40 मिनट मैक्सिमम हो सकते हैं, इसके ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसके अंदर ज़रा गौर कर लीजिएगा इसके बारे में, इनको ज़रा अच्छे तरीके से दोनों टॉपिक को देख लेना। जो पहला टॉपिक है आपने हिस्ट्री का, उसकी जो है इतनी ज़्यादा नहीं मसला कोई भी, जो अगर इसमें दूसरे के देखेंगे तो यहाँ पे जो दूसरे होंगे जो है वो उसके बारे में हम कर लेंगे सारे के सारे। ये वाला टॉपिक जो है ना, जिसको मैं जो अपने जनरेशन का, ये ज़रा टॉपिक को अच्छी तरीके से याद कर लें, क्योंकि ये आपको लॉन्ग सवाल पूछा जा सकता है, खास तौर पर इस्लामिक स्टडी के जो स्टूडेंट हैं उनको ये जो है उनको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है जी, तो ये जो है वो मैंने ये अलाउ कर दिया, अगर किसी का क्वेश्चन हो तो वो ज़रा काइंडली मुझे पूछ लें, ताकि जो है वो किसी का कोई सवाल हो। कल हम जो है वो कोशिश करेंगे, अगला सवाल जो है टाइप ऑफ कंप्यूटर की बात करेंगे, किसी ने अगर सवाल करना हो। कोई नहीं, कोई सवाल करना चाहता है कोई? चले, ठीक है फिर कल इसको। हेलो। जी सर।
जी जी पूछे। सर हिस्ट्री के अंदर जायपदाश वगैरह नहीं नहीं एमसीक्यू नहीं, में आ कुछ नहीं कुछ सकती नहीं हैं या नहीं? कुछ नहीं बताना आपने उसके अंदर, सिर्फ आपने इसको एक दफा रीड कर लेना है, उसके अंदर जय जय प्रकाश की कोई जरूरत नहीं। यानी जो जो उस बंदा जो आया हिस्ट्री के अंदर है मौजूद, उसके सिर्फ और सिर्फ आप उसके जो है ना वो नाम को याद रखिएगा, और जो उन्होंने जो उसने मशीन बनाई है उसको आप जो है वो बता दीजिएगा कि ये फलां मशीन उसका नाम था। ठीक है, उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है सिर्फ चार्ल्स बेबेज का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा वान न्यूमैन का इंपॉर्टेंट है, और जो है बाकी सारी चीज़ें जो है उसके अंदर दूसरे का इतना इसमें अहम नहीं है। जी। ठीक। बाकी जो है ना इसका जो अगला सवाल मैंने बताया ना आपको, ये जो अगला सवाल जो था वो जनरेशन जनरेशन। का, जनरेशन ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसके अंदर ये आपको लॉन्ग सवाल भी पूछा जा सकता है, इसको जरा देख लीजिएगा। ठीक है, कल इसकी हम ठीक। टाइप्स पढ़ेंगे, वो भी सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी। और कोई?